ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को देखा था। ये वही हमारा चैप्टर है, वाटर सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोजन। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस के बारे में, और इसमें कौन कौन से टर्म्स देखना है उसको एक बार जरा देख लेते हैं। क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है इसमें ज्यादातर हम लोग टॉपिक्स को उनका डिफिनेशन पढ़ेंगे। ज्यादा इसमें कोई इक्वेशन या फिर कुछ है नहीं, केमिकल रिएक्शन भी नहीं है, केवल बहुत ज्यादा इक्वेशन है। जैसे इसमें बाइनरी सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में उसके दो दो डिफिनेशन जानना है। सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशंस में क्या अंतर है, एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हालांकि ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड हो सकता है, सेवेंथ में भी पढ़ा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ओके, कई सारे फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट होते हैं, ये सब अफेक्ट करते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी कर्व देखेंगे, ये कुछ और नहीं बल्कि ग्राफ होता है जो ये दिखाता है कि किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ नहीं, सॉल्युबिलिटी कर्व। क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे, इसी में हाइड्रेटेड एंड एनहाइड्रेट सॉल्ट क्या होता है, इफ्लोरेसेंस एंड डेलिक्वेसेंस क्या होता है, हाइड्रोस्कोपिक सॉरी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस एंड डेसिकेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स केवल देखने हैं मेन, और दो क्वेश्चंस बनाएंगे इसमें। तो ये पूरा क्लास उसी के बारे में, तो इसीलिए इतना सारा लिखने में बहुत सारा समय चल जाता है ऐसे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको बुक से ही कराना अच्छा रहेगा, क्योंकि टर्म सिंपल है। ये जितने भी टर्म्स है ना, ये सपोर्टिंग एक्टर की तरह काम करेंगे। ओके, सपोर्टिंग एक्टर की तरह, मतलब कहने का मतलब कि इन ये खुद, एक मिनट, ये खुद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे जब भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन की बात होगी तो ये सपोर्टिंग एक्टर की तरह आपको काम करते हुए नजर आएंगे। सो इसमें देखते हैं, एक मिनट। तो कहने का मतलब ये एक तरह से सपोर्टिंग एक्टर की तरह रोल करते हैं मूवीज में। जो एक तो लीड एक्टर होते हैं और एक सपोर्टिंग एक्टर होते हैं। तो इसमें मेनली हमें टर्म्स के बारे में जानना है कि कौन कौन से टर्म्स, उनका मतलब क्या होता है, ताकि जब हम इसका कहीं यूज आए किसी टॉपिक में, ये 9 में, 10th में, 11 12 जहां भी, हम उसको दिक्कत ना हो समझने में। तो शुरू करते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, हेट्रोजेनियस नहीं होता है। हमने पढ़ा था कि मिक्सचर मेनली दो तरह के होते हैं। ऐसे तो एक एलिमेंट होता है, ठीक है, और फिर हमारा मिक्सचर होता है, कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या फिर एलिमेंट की जगह प्योर सब्सटेंस, जो भी कहना है। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। और होमोजेनियस मिक्सचर आपका क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर, है ना। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होना चाहिए। जिस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जो भी सॉल्यूट का या जो भी सॉल्वेंट का, थ्रू आउट द मिक्सचर, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल, आप कई सारे एग्जांपल है, सॉल्ट वाटर का एग्जांपल ले लो, है ना, सॉल्ट वाटर। तो solution is homogeneous mixture of two or more substances. The proportion of the constituent of the solution can be varied with certain limits. The solution comprising of two components are called binary solution. ठीक है, टू कंपोनेंट, जैसे सॉल्ट वाटर है तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, एक सॉल्ट एक वाटर। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बाइनरी सोल्यूशन। अगर इसमें एक शुगर मिला दिए तो क्या बाइनरी सोल्यूशन रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि हमें दो ही कंपोनेंट चाहिए। तो बाइनरी सोल्यूशन हो गया। तो मैंने जैसा कहा था कि बाइनरी सोल्यूशन, सॉल्यूट सॉल्वेंट देखेंगे, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन। तो अगले 2 मिनट तक इस पर चर्चा होगी। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट को लेकर दो डिफिनेशन दिया गया इस बुक में, तो मुझे अच्छा भी लगा इस चीज को देखकर। दैट component of a solution which is in same physical state as the solution is, okay। जैसे सॉल्ट वाटर के एग्जांपल को ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सॉल्ट वाटर का जो, अगर आपने सॉल्ट को पूरी तरह मिला दिया, ये हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया, और ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। अब अगर कोई पूछेगा कि इसमें सॉल्वेंट कौन है, ओके, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, ऑफ कोर्स सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें वाटर होगा। तो इस डिफिनेशन से वाटर होगा, क्यों, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वो किससे मैच करता है, वाटर से मैच करता है ना। सॉलिड तो नहीं हो गया सॉल्यूशन। सॉल्ट को मिलाने के बाद क्या सॉल्यूशन सॉल्ट की तरह सॉलिड हो गया, नहीं, अभी भी वो लिक्विड फेज में है। तो इसमें यही लिखा हुआ कि द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच इज इन द सेम फिजिकल स्टेट आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस एज द सॉल्यूशन इज सॉल्वेंट।
सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस होता है, गैस हो सकता है, वही सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जिसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूशन के ही फिजिकल स्टेट के जैसा है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो अदर कंपोनेंट हो गया वो सोल्यूट हो गया, जैसे इसमें सॉल्वेंट वाटर और अदर कंपोनेंट सॉल्ट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन बना है उसका जो फिजिकल स्टेट है यानी लिक्विड है, फिजिकल स्टेट वो वाटर से मैच करता है, ठीक है। वाटर इस सॉल्यूशन का एक कंपोनेंट है, इसीलिए ये सॉल्वेंट हो गया। एक और डिफिनेशन अब, लेकिन अगर तब क्या होगा जब दोनों कंपोनेंट है, जो भी हमारा सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है और यहाँ भी दो ही कंपोनेंट लेके चलेंगे। इस पूरे चैप्टर में ज्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। तो इसीलिए अब तक जब भी सॉल्यूशन कहूंगा तो आप समझना कि इसमें दो कंपोनेंट लिया है हमने। ओके, तो लेकिन तब क्या होगा जब हमारा सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का सेम स्टेट हो, है ना। कहने का मतलब कि जो दो कंपोनेंट हमने लिया है उनका सेम स्टेट हो, वो दिख रहा है, सेम स्टेट हो। तो तब कैसे पहचान करेंगे कौन सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है? तो जो भी सॉल्यूशन का कंपोनेंट लार्जर प्रोपोर्शन में, ठीक है, लार्जर क्वांटिटी में नहीं, लार्जर प्रोपोर्शन लिखा हुआ है, लार्जर प्रोपोर्शन में होगा उसे सॉल्वेंट कहेंगे। और दूसरा माइनर में तो होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक लार्जर में तो दूसरा माइनर में होगा, और वो सॉल्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से दो डिफिनेशन हमने देखा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। पहला तब देखा जब मीडियम, जब हमारा क्या हो स्टेट है, जो सॉल्यूशन का जो स्टेट है, यानी कि जो दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन में उनका स्टेट अलग अलग हो। स्टेट कहने का मतलब कोई फेस सॉलिड हो कोई लिक्विड हो, दोनों में से कोई कोई अलग अलग स्टेट हो। तो जब अलग अलग स्टेट होंगे तो सॉल्यूशन का जो स्टेट है वही अगर सॉल्यूशन के किसी एक कंपोनेंट का स्टेट है तो वो सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा सॉल्यूट कहलाएगा। लेकिन अगर सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट का जो स्टेट है वो सेम है, यानी दोनों लिक्विड हैं, दोनों सॉलिड हैं या दोनों गैस गैस स्टेट में है, तब कैसे पता करेंगे सॉल्वेंट कौन है? तब जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा और दूसरा सॉल्यूट कहलाएगा। अमूमन होता है क्या है ना कि क्लास में केवल ये वाला डेफिनेशन बताया जाता है कि जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो माइनर में होगा सॉल्यूट होगा। ये सब जगह सही नहीं है, इसीलिए ये ऊपर वाला भी आपको याद रखना है। ये ऊपर वाला जो है कि जो सेम फिजिकल स्टेट होता है सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट्स वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि दो तरह के दिए गए हैं। अब एक चीज हमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो अब होता क्या है कि जब सॉल्वेंट सॉलिड हो, ठीक है, या सॉल्वेंट जब लिक्विड हो या जब गैस हो, तो जब सॉल्वेंट सॉलिड हो तो अगर उसमें सॉल्यूट भी सॉलिड डालेंगे या लिक्विड डालेंगे या गैस डालेंगे तब उसका एग्जांपल दिया गया है। जैसे सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट डालोगे तो एलॉय इसी का एग्जांपल है। ओके, एलॉय इसी का एग्जांपल है, तो इसका मतलब एलॉय क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। फिर सॉलिड सॉल्वेंट में अगर लिक्विड सॉलिड को डालोगे तो इसका एग्जांपल हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स है। जैसे आपने देखा होगा CuSO4.5H2, इसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं और इसके कुछ प्रॉपर्टी को इस क्लास के अंत में जानेंगे। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लेना। जैसे लिक्विड का लिक्विड में एग्जाम्पल दिया गया है कि लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सॉलिड को पेट्रोलियम केरोसिन, या फिर आप इसको मिल्क इन वाटर, ठीक है, जो भी कह सकते हो, लिक्विड का लिक्विड है। अच्छा, मिल्क एक होमोजेनियस मिक्सचर है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे पता है कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन वो किस में आएगा, होमोजेनियस में हेटेरोजेनियस में? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आप गैस का गैस तो एयर में जानते ही हो, जिस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब गैस ये सब मिक्सचर ये सब आपस में मिले हुए रहते हैं, इनको इनको ही कंबाइनली क्या कहते हैं? एयर कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल खुद से देखना इसको। ये हो गया वेन ए सॉल्वेंट है। अब ट्रू सोल्यूशन किसे कहते हैं? अब केवल केवल आपको समझना है ट्रू सोल्यूशन किसे कहते हैं। ऑल अदर सोल्यूशन बीइंग होमोजेनियस, जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है उनको ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। व्हेन द सॉल्वेंट इज अ गैस एंड द सॉल्यूट इज अ सॉलिड और लिक्विड, द रिजल्टेंट मिक्सचर बिकम हेटेरोजेनियस। ऑल अदर सोल्यूशन बीइंग होमोजेनियस आर कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। द अदर टू टाइप ऑफ मिक्सचर बीइंग हेटेरोजेनियस आर कॉल्ड सस्पेंशन। व्हेन द सॉल्वेंट इज गैस एंड द सॉल्यूट इज अ सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। तो ऑल अदर सोल्यूशन बीइंग होमोजेनियस आर कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर को ही सस्पेंशन कहते हैं एक तरह से। द अदर टू टाइप ऑफ मिक्सचर बीइंग हेटेरोजेनियस आर कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन के एग्जांपल फॉग, जो सुबह सुबह कुहासा होता है वो सस्पेंशन का एग्जांपल है। या डस्ट पार्टिकल इन एयर, जिसके चलते मास्क वगैरह पहनना पड़ता है।
हालांकि आजकल कोविड के चलते भी मास्क पहनना पड़ता है। द स्टडी ऑफ सॉल्यूशन जनरली कन्फाइंड टू द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इज सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जब भी होता है तो एक सॉल्वेंट होता है, हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूट में भी किस तरीके से सॉल्यूट का हम लोग ज्यादा पढ़ाई करेंगे यहाँ पर, सॉलिड सॉल्यूट का। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट का जो सॉलिड स्टेट में, यही चीज में देखा हुआ है। तो एक्वस सॉल्यूशन पे आते हैं, तो एक्वस सॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्वस सॉल्यूशन। तो फिर नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के बाकी दूसरा कोई लिक्विड है, यही ना। ठीक है, those solution which is in which a liquid other than water is taken as a solvent। ठीक है, वाटर को छोड़ के कोई और लिक्विड को अगर सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है तो उसे नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बाइनरी मिक्सचर पढ़ रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें दो कंपोनेंट मेनली लेते हैं हम लोग, दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, और प्लस में उसमें भी सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन को भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सॉल्युबिलिटी। तो देसी भाषा में बोले तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और कुछ नहीं बल्कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का जो मात्रा है वो जो डिजर्व सॉल्यूट है वो स्मॉल अमाउंट में होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। आपने पढ़ा भी होगा डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, बहुत बार डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन होता है। फिर अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हो। अब कितना लार्ज अमाउंट हो तो सॉल्यूशन को देख के डिपेंड करेगा कि हमने सॉल्वेंट 100 ग्राम लिया है, 200 ग्राम लिया है, उसके अनुसार देखा जाएगा। लेकिन असल एक अगर रफ लैंग्वेज में बोले, रफ मतलब ऐसी भाषा में बोले तो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो ज्यादा, जैसे कि आपने डाइल्यूट H2SO4 तो पढ़ लिया, लेकिन एक कंसंट्रेटेड H2SO4 भी होता है ना, बहुत बार आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, और इसका रिएक्शन आप देखते हो अलग से, इसका अलग से रिएक्शन देखते हो। ठीक है, याद है जेडेन का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या देता है वो। तो आपको दोनों तरह के, और ये ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ओके, solubility, the process of dissolving a substance in a given solvent is called dissolution. The amount of solute dissolved in a definite quantity of solvent depends on the nature of solute as well as the nature of solvent। अब आते हैं solubility जो कि important है। ये देखो solubility, तो solubility और कुछ नहीं बल्कि हर 100 ग्राम सॉल्वेंट पे, ओके, हर 100 ग्राम सॉल्वेंट पे कितना सॉल्यूट डिजल्व है, कितना सॉल्यूट है, ठीक है, कितना सॉल्यूट डिजल्व है, उसी को उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर solute in grams which can be dissolved in 100 ग्राम of solvent at a given temperature। ये लिखना जरूरी है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जेनरली जेनरली सॉल्युबिलिटी बढ़ता है सॉल्यूशन का। ओके, इसीलिए टेम्परेचर फिक्स रखना चाहिए। अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई सॉल्यूशन है तो उसी में सॉल्वेंट को डालते जाइए। ठीक है, तो अगर 100 ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है तो उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप डाल सकते हैं, मान लीजिए मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री पर लिया, 30 डिग्री पे 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्यूट आप डाल सकते हैं। ओके, उसी को उस सॉल्यूशन का क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मान लीजिए कि 100 ग्राम में आप 40 ग्राम सॉल्यूट डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा उसमें घुल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर चाहिए ना हमें, तो उससे सॉल्यूशन का कितना सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, 40 से 40 ग्राम। जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट मान लीजिए 40 ग्राम, ये मैक्सिमम है, हम उसमें डाल पा रहे हैं, बट 100 into 100 तो सॉल्युबिलिटी हमारा कितना आ गया, 40। ठीक है, 40, और कुछ नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे ग्राम नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी 40 हो जाएगा। तो ये चीज आप इस तरह से समझ सकते हो। ये दिया भी हुआ एग्जांपल, कॉपर सल्फेट का वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, याद रखना एट ए गिवन टेम्परेचर बोलना मत भूलना, जब भी आप बोलोगे ना तो एट ए गिवन टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी का ये आप लिख सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट इन ग्राम्स comma which can dissolve in 100 gram of solvent at a given temperature is called solubility। Solubility of copper sulfate in water at 20 degrees Celsius is कितना ग्राम, and solubility of potassium chloride in water is 34 ग्राम। तो देख रहे हो एक ही टेम्परेचर पे दो अलग अलग कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी कितना अलग अलग है, देख रहे हो, मात्र 20.7 ग्राम है कॉपर सल्फेट मिलता है 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन वही पोटेशियम क्लोराइड
34 ग्राम मिल जाता है 100 ग्राम वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसमें भी आप सॉल्वेंट तो सेम लियो लेकिन सॉल्यूट अलग अलग है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है क्या, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अब आते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे। तो इसको बहुत पहले भी आपने पढ़ा होगा कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। सैचुरेशन सॉल्यूशन में अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, अगर उसमें आप और सॉल्यूट डाल रहे हो तो वो सॉल्यूट नहीं घुलेगा। ओके, और सॉल्यूट क्या होगा उस टेम्परेचर पे, ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं चालाकी से, पता चला कि नीचे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है लेकिन फिर भी सॉल्यूट उसमें डालेंगे तो घुलेगा ही, ऑफ कोर्स घुलेगा नहीं, टेम्परेचर उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए और उस टेम्परेचर पे अगर आप और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिजॉल्व नहीं करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड। ठीक है, जितना सॉल्यूट सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट था अगर उससे कम सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेगा। मान लीजिए कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मान लीजिए 40 ग्राम नमक है यानी सॉल्ट है। ठीक है, 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट लिया वाटर और उसमें 40 ग्राम सॉल्ट डाला, उसके बाद घुल ही नहीं रहा है सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद वो सॉलिड बनता जा रहा है, मैक्सिमम यही है। ठीक है, मैंने कहा भी मान लीजिए इसका सोलिबिलिटी 40 है तो मैक्सिमम तो यही होगा, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में मैंने 30 ग्राम ही सॉल्ट अभी तक डाला है, ठीक है, या 20 ग्राम या 10 ग्राम जो भी हो, लेकिन 40 से कम ही है 100 ग्राम वाटर में। ओके, एट ए गिवन टेम्परेचर, ये नहीं कि मान लीजिए टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट ये नहीं होगा, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आप चाहो तो इसका डेफिनेशन याद कर सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस से भी इसको याद रख सकते हो, जो भी हो। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इफ सॉल्यूशन होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन, अगर अब देखो उसी का एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं 40 ग्राम सॉल्ट से ज्यादा डिसॉल्व तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन किसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसमें if a solution holds more solute than saturated solution at a given temperature, it is called supersaturated. When more saturated by raising its temperature, then the cooling and cooling is solid cause any disturbance without any। तो मान लीजिए मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ कि 40 ग्राम सॉल्ट था 100 ग्राम वाटर में, लेकिन मैंने क्या किया कि टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया और मैंने और सॉल्ट डालना शुरू किया। तो मान लीजिए मैंने 50 ग्राम सॉल्ट हो गया अब इसमें, ठीक है, 10 ग्राम और डाल दिया मैंने सॉल्ट। लेकिन जैसे ही आप इसको कूलिंग करने के लिए छोड़ोगे, जैसे ही इसका टेम्परेचर ठंडा होने के लिए छोड़ोगे, मान लीजिए 35 डिग्री पर चला गया था टेम्परेचर, 30 डिग्री पे था लेकिन 35 पे ले गया, अब दोबारा आप इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर को लाओगे तो क्या होगा, इसमें 40 ग्राम तो घुला रहेगा लेकिन 10 ग्राम जो सॉल्ट है ना वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, यानी वो प्रेसिपिटेट करना, नीचे जमना शुरू हो जाएगा। आ रही बात समझ में, इसी को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि जितना कैपेसिटी था सॉल्वेंट के पास सॉलिड को होल्ड करने का, उससे ज्यादा कैपेसिटी में हमने इसे होल्ड करवाया। कैसे होल्ड करवाया, टेम्परेचर को बढ़ाकर, और उसके बाद जब कूल करने के लिए छोड़ दिया बिना किसी शेक या डिस्टर्बेंस के, देन द रिएक्टर सॉल्यूशन होल्ड्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ऑफ कोर्स फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में आपने देखा ना कि CuSO4 मात्र 20.7 ग्राम उसका सॉल्युबिलिटी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कहने का मतलब 100 ग्राम वाटर में मात्र 20.7 ग्राम CuSO4 बोलेगा, लेकिन उसी जगह पोटेशियम क्लोराइड 34 ग्राम उसका सॉल्युबिलिटी है, यानी 100 ग्राम वाटर में पोटेशियम क्लोराइड 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 34 ग्राम बोलेगा। इसका मतलब सेम ही टेम्परेचर सेम ही अमाउंट ऑफ वाटर में अलग अलग अमाउंट ऑफ डिजोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब सॉलिड पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। इसीलिए पहला क्या दिया हुआ नेचर ऑफ सॉल्यूट है, आयनिक कंपाउंड्स और पोलर कंपाउंड्स ज्यादा सोल्यूबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, देखो पोलर सॉल्वेंट यानी कि इसको तो बाद में आप समझोगे, लेकिन आयनिक कंपाउंड तो आप जानते हो जैसे NaCl। NaCl क्या है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें अपना आयंस है, ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग क्लास 9 में। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर, सॉरी पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, और और फिर हाँ कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बारे में। लेकिन इसको पहले खत्म कर लेता हूँ क्योंकि 5 चैप्टर इसमें होना ही चाहिए, तो इसीलिए। तो पोलर इस कहने का मतलब है कि पोलर जो सॉल्वेंट होता है ना, जैसे वाटर है,
तो वाटर में तो H प्लस प्लस OH माइनस है ना, यही तो H2O बनता है ना। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड या पोलर कंपाउंड को वाटर क्या है ज्यादा डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, यही बात है। अगर कोई नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, नॉन पोलर जैसे कि जिसमें कार्बन हो, ओके, मेनली मेनली ज्यादातर जैसे ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, मेनली वे नॉन पोलर होते हैं, यानी उनमें कोई चार्ज नहीं होते हैं अधिकतर, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स वाटर में कम सोल्यूबल होंगे, लेकिन NaCl वाले टाइप्स वाले कंपाउंड जो कि आयनिक हैं, वैसे कंपाउंड वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, क्योंकि वाटर एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट का कोई एग्जांपल दे सकते हो, मिथानॉल, लिख लो मिथानॉल, CH3OH, मिथानॉल, ठीक है। इस तरह के कंपाउंड मिथानॉल, ये भी पोलर सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड, CH3OH, हालांकि इस समय तो कार्बन है, लेकिन एक चीज आप जानो कि इसमें अल्कोहल है, OH माइनस है, ओके, तो इसीलिए पोलर हो गया। जैसे कि CH4 देखो ना, मीथेन, ओके, ये सब नॉन पोलर क्या है, कंपाउंड्स हैं, इनमें अपना चार्ज नहीं है, लेकिन मिथानॉल पोलर सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड पोलर सॉल्वेंट है, बस नाम याद रख लो, बाद में जब पढ़ोगे इस सब के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तब समझ में आएगा ये चीज। तो पोलर कंपाउंड्स किसमें ज्यादा सोल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर कंपाउंड्स किसमें ज्यादा सोल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जिनमें, जो कि जैसे बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6, टर्पेंटाइन C16H10, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गया, ओके। तो इतना याद रखना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट विच हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पता है ना डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट टू डिसोसिएट, ठीक है, टू, और यहाँ पर देखना, पिछले क्लास में लगता है बताया भी था मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, यहाँ पर मिनट मुझे देखने दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नेचर, हाँ देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसको। Dielectric constant is a property of a solvent to reduce the force of attraction between the ions of inorganic compounds. Inorganic compounds किसमें किसको कहते हैं, जिसमें कार्बन ना हो, ओके, कार्बन ना हो। तो अगर कोई सॉल्वेंट है और इसमें अगर मैंने कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड डाला, जैसे NaCl, ठीक है, इसमें कार्बन तो है नहीं, अब ये C कार्बन नहीं है, यहाँ पर क्लोरीन है, तो NaCl के बीच में अपना कोई फोर्स है, अगर ये जो सॉल्वेंट है, ये इनके बीच के जो फोर्स है, जिसके चलते आपस में जुड़े हुए हैं, उनको कम कर दे, ठीक है, फोर्स को तोड़ दे, जितना ज्यादा तोड़ सकता है उतना ज्यादा सॉल्वेंट का क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, और ऐसा करने से क्या होगा, ये जो सॉल्यूट है ये ज्यादा घुलेगा, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स है, अगर इनको तोड़ ही दिए हम लोग, इनको ओवरकम कर गए, तो ज्यादा घुलेगा ही, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये चीज आप याद रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। अब जब कभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बनेगा ये चीज। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब NaCl is highly soluble in water, okay, NaCl is sparingly, NaCl वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है, लेकिन बेंजीन में कम, क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और सिंस NaCl एक पोलर कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा घुलेगा, लेकिन ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में कम घुलेगा, बस बात ये है। टेम्परेचर, सोल्युबिलिटी इंक्रीज करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, हालांकि किसी किसी सब्सटेंस में सोल्युबिलिटी डिक्रीज भी करता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और कुछ केस में तो सॉल्युबिलिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर जितना बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ाने पे। सॉल्युबिलिटी कर्व, ये और कुछ नहीं बल्कि ये ग्राफ होता है जिसमें सॉल्युबिलिटी एक तरफ y एक्सिस पे सॉल्युबिलिटी होता है, z एक्सिस पे, x एक्सिस पे टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ता है या घटता है, जो भी हो, इसको जो ग्राफ दिखाता है इसको सॉल्युबिलिटी कर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल देख रहे हो, मान लो कोई मुझसे पूछेगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये देख लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड किसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, तो मैं क्या कहूंगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr, है ना, ये होगा ना पोटेशियम ब्रोमाइड। आई होप सो ये सही है। ब्रोमाइड का कितना वैलेंसी होता है, जो भी हो, पोटेशियम ब्रोमाइड का ज्यादा सॉल्युबिलिटी देख रहे हो, ये लगभग 50, 52 है ना सॉल्युबिलिटी लगभग, यानी कि
52 ग्राम लगभग 52 ग्राम पोटेशियम ब्रोमाइड किसमें घुलता है? 100 ग्राम सॉल्वेंट में, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इसे आप पता कर सकते हो सॉल्युबिलिटी कर्व से कि किसी खास टेम्परेचर पे कौन सा जो कंपाउंड है वो ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा। और सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बताया भी था कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in 100 gram of solvent, okay, is called the solubility of that solution। तो ये हो गया। और इसमें आप सबको पता है कि जितने भी हम इस सॉल्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें सॉलिड को क्या लेके चल रहे हैं? हम लोग सॉलिड को सॉलिड लेके चल रहे हैं, ओके। अभी क्योंकि सॉलिड तो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सॉलिड को सॉलिड लेके चल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। बाकी क्योंकि चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी अगर हमने लिक्विड और गैस लेना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। बाकी तो मैंने बताया भी था कि पॉसिबल टू डिमांड कैन बाय कूलिंग द सैचुरेशन। It is possible to determine the amount of solid that can be precipitated by cooling the saturated solution of that solid to a certain temperature. It is can be compared for this it is possible of differential precipitation of different salts during the fermentation। ठीक है, तो इसमें एक चीज ये भी नोट करने लायक है कि हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना सॉलिड क्या है प्रेसिपिटेट करेगा। अगर सॉल्युबिलिटी कर्व को देखकर हम बता सकते हैं कि कितना सॉलिड प्रेसिपिटेट करेगा अगर कूलिंग करने के लिए उसे हमें छोड़ दिया जाए, ठीक है। क्योंकि सैचुरेशन अगर हमें पता चल गया, किसी भी सॉल्यूशन का सैचुरेशन पॉइंट पता चल गया, तो हम ये पता कर सकते हैं ना कि अगर हम इसका टेम्परेचर और बढ़ाएं और उसमें सॉलिड और मिलाते जाएं तो कितना प्रेसिपिटेट करेगा, ये पता चलते जाएगा हमें, ऑफ कोर्स। तो सॉल्युबिलिटी कर्व का बहुत सारा यूजेस है, उसको आप यहाँ पढ़ सकते हो। देखो जैसे ये एक इंटरेस्टिंग फिगर है, ये देख रहे हो, ये क्या है? हमारा वाशिंग सोडा, ठीक है, ये वाशिंग सोडा है ना, पक्का वाशिंग सोडा है ना, Na2SO4.10H2O। तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद क्या होता है? इसका सॉल्युबिलिटी घट जाता है, अभी बढ़ रहा है लेकिन इसके बाद टेम्परेचर और बढ़ने के बाद घट जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन है ध्यान देना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजेस ऑलवेज इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी हमेशा हमेशा इंक्रीज करता है। क्या सही है गलत? गलत, फॉल्स। आपने देखा ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कभी कभी तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है लेकिन कभी कभी सॉल्युबिलिटी घटता भी है। जैसे ये बहुत ताजा एग्जांपल है आपके पास Na2SO4.10H2 का, और कभी कभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और एक और एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, तो 32.8 डिग्री तक तो बढ़ा है सॉल्युबिलिटी लेकिन उसके बाद घटना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप इस ग्राफ को याद रखना क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना सकते हो। और एक एक क्वेश्चन आपका क्या है, सॉल्युबिलिटी पर भी है, सॉल्युबिलिटी कर्व पर है, तो उसको बना ही लेते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास है लेवल 1 में, उसको भी मैं सोच रहा हूँ बना ही लेता हूँ। अरे ये कहाँ गया? हाँ ये जो है लेवल 1 में वो क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सा मेरे साथ। हाँ देखो, इन द गिवन ग्राफ आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नीचे दिए ग्राफ में किस कंपाउंड का जो सॉल्युबिलिटी है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा है। और सॉल्युबिलिटी में फिर बार बार पूछ कर रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन, ओके। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आप देखो 10 पे क्या है, 10 पर ये है, ये 10 टेम्परेचर है, और बाकी 10 पे आप सॉल्युबिलिटी सबका देख लो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है ना 10 पे, देख रहे हो यहाँ पर ना बी का, ना बी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है ना, उसके बाद ये तो डी का है, तो डी का तो कुछ कम ही होगा। यहाँ पर देखो कुछ सॉल्युबिलिटी यहाँ पर होगा, तो सबसे ज्यादा है ना सॉल्युबिलिटी यहाँ पर। अब ये किसका है? बी का है। बाकी ये का तो यहीं पर रह गया, डी का तो यहीं पर है, और यहाँ पर किसका है? सी का है। तो किसका ज्यादा सॉल्युबिलिटी है? हमारा बी का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 26 का आप इसको मिला भी लेना। 26 का क्या है? बी है ऑप्शन, देख रहे हो ना, ऑप्शन बी में ही था। तो इस तरह से कर्व के बारे में कुछ क्वेश्चन हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे किसके बारे में? CSO4, लेकिन उसको तो तब पढ़ेंगे जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन देखेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ओके, क्रिस्टलाइजेशन। अगला क्लास तो हाइड्रोजन पे होगा, लेकिन
उससे पहले हम लोग जरा इस सब को देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉल्यूट जैसे जैसे, ये तो हमने देख लिया कि सॉल्युबिलिटी के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर। लेकिन किस रेट से सॉलिड जो है और लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। सॉल्युबिलिटी तो अंतिम रिजल्ट है वो, लेकिन प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस करने का मतलब जब वो घुल रहा था और घुल गया, दोनों में अंतर है ना। जब घुल गया तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाते हैं, सॉल्युबिलिटी। लेकिन जब घुल रहा है तो उस प्रोसेस का रेट भी तो कुछ होगा ना, वही यहाँ पर लिखा गया है। तो यही चीज समझना था इसमें। तो साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो सॉलिड पार्टिकल जितना कम होगा उतना ज्यादा तेजी से वो क्या होगा, घुलना, ज्यादा रेट से घुलेगा, है ना। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा रहेगा। ठीक है, क्यों? बिकॉज द पार्टिकल इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर बड़े बड़े चीनी के मिश्री जो होते हैं ना, बड़े बड़े चीनी के जो आप कह सकते हो ढेला, ठीक है, मतलब तो वो जल्दी नहीं घुलेंगे। लेकिन अगर उनको आपने छोटा छोटा कर दिया, ठीक है, इसको आपने छोटा छोटा कर दिया, मतलब किसी तरह लोहे से अति पीट कर या फिर किसी तरह छोटा छोटा कर दिया, और अब तब इसको वाटर में डाला मान लीजिए आपने, तो कौन जल्दी घुलेगा? ये जल्दी घुलेगा या ये घुलेगा? क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया है, इसका नहीं। ठीक है, तो this is because diffusion into smaller particles increases the surface area of contact between the solute and solvent. Greater area of contact increases the rate of dissolution. ऐसा आपको याद है कि रेट ऑफ इवापोरेशन के आपने आपने पढ़ा था कि एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवापोरेशन घटेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। उसी तरह से रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड है। तो ये चीज, तो एजिटेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो जितना ज्यादा एजिटेशन मतलब कि उसको स्टीर करना, हिलाना चम्मच से, तो जितना ज्यादा करोगे, इसलिए तो छोड़ने सॉलिड को छोड़ नहीं देते, बल्कि जब भी चम्मच से उसको स्टीर करते हैं तो जल्दी घुल जाता है। ठीक है, जैसे दूध में चीनी मिलाना, घर पर सब देती होंगी ना आपके पेरेंट्स लोग, जब देते होंगे पीने के लिए, तो ये चीज लोग स्टीर करते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी बढ़ता है। ठीक है, और ये चीज हो गया। लेकिन किसी किसी केस में बिकॉज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस टू सर्टेन पॉइंट, लेकिन किसी किसी केस में किसी पॉइंट तक डिसोल्यूशन तो बढ़ता है कि उसके बाद घट जाता है। जैसे एग्जांपल N2SO4 अभी तक पीछे ऊपर में अगर आप भी देखा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर which increase in temperature, solubility of gas in particular liquid decreases, solubility of gas। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। फॉर एग्जांपल आपने कोल्ड ड्रिंक देखा होगा, तो कोल्ड ड्रिंक को, ठीक है, फ्रीजर से निकाल दो, जो भी हो, कोको कोला जो भी हो, उसको फ्रीजर से निकाल दो और उसको टेम्परेचर में, और उसका ढक्कन खोल दो, या फिर हाँ, ढक्कन खोल के उसका ढक्कन एक बार अच्छी करके उसको थोड़ा हल्का बंद करना। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर की जगह उसको रख देना, आपको पता चलेगा कि कुछ देर बाद उसमें जो CO2 गैस है उसमें बचा ही नहीं है, अब वो बिल्कुल पानी जैसा हो गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको और किस तरीके से आप समझ सकते हो। टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है, और कोई एग्जांपल है आपके पास तो करने का? और कोई एग्जांपल बढ़ता है तो गैस, खैर बाद में एग्जांपल इसका दूंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है गैस का सॉल्युबिलिटी भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता है, ये दोनों में देख रहे हो उल्टा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस का सॉल्युबिलिटी घटता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ता है। इसी कोल्ड ड्रिंक को देखो, आपको क्यों लगता है कि इतना हाई प्रेशर पे किसी भी कोल्ड ड्रिंक या कोका कोला को पैक किया जाता है? क्योंकि जब प्रेशर हाई होता है ना, तो ज्यादा मात्रा में CO2 उसमें मिला रहता है। ठीक है, या स्प्राइट जो भी आप पीते हो, तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, CO2 मिला होता है। अगर इतने हाई प्रेशर पे इसको न पैक किया जाए, कम प्रेशर पे पैक किया जाए, तो उसमें CO2 का मात्रा भी कम होगा, और फिर आपको शायद पीने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी के लिए उसको पीते हो। वरना घर में कौन नहीं पानी में चीनी डाल के पी ले। ठीक है, स्प्राइट में और क्या है, पानी में चीनी डाला हुआ है, प्लस में उसमें CO2 है, और कुछ नहीं है। तो इसलिए हाई प्रेशर पे हम लोग करते हैं, ताकि हाई प्रेशर पे ज्यादा से ज्यादा CO2 मैं मिला सकूं, और वो स्प्राइट या कोका कोला का जो टेस्ट होता है उसी के चलते वो रहता है। तो ठीक है, इसी को हेनरी लॉ भी कहते हैं। आप लास्ट ईयर में सोल्यूशन में पढ़ोगे हेनरी लॉ के बारे में, तो दो चीज आप इसको याद रख सकते हो। क्रिस्टलाइजेशन,
So when a saturated solid liquid solution is cooled down, solid settles down with a highly regular arrangement of its constituent particle. This regular arrangement of component particle in three dimension, ठीक है. Saturated solution जो भी होता है अभी देखना आपने कि maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at a given temperature is called saturated solution. ठीक है. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर थोड़ी देर बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दो, कूल डाउन के लिए, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे और ये 3D शेप में आ जाएंगे. तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड. द स्मॉलेस्ट इंटू ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल व्हिच गेट्स रिपीटेड थ्रू द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल. ठीक है. तो इनका अपना यूनिट सेल होता है. कैसे हमारे शरीर में बॉडी में सेल होते हैं और वही रिपीट होते रहते हैं. पूरे हमारा बॉडी में सेल है ना बहुत सारे, उसी तरह इस सॉलिड का भी अपना यूनिट सेल होता है और वही रिपीट होता है. यूनिट सेल ऑफ दिस सब्सटेंस हैज अ डेफिनिट ज्योमेट्रिक शेप. अब इसका ज्योमेट्रिक शेप आप यहाँ याद तो कर सकते हो, लेकिन बस याद ही करना, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा समझ में नहीं आएगा. ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ये समझ में नहीं आएगा. और ये भी समझ में आएगी क्यों कोई जो कंपाउंड है वो इसी का शेप है, क्यों NaCl क्यूबिक ही है, क्यों ये हेक्सागोनल नहीं है या टेट्रागोनल नहीं है, रोम्बोहेड्रल नहीं है. और रोम्बोहेड्रल कैसा होता है, इसके साइड के क्या फीचर्स हैं, इनका हमें साइड कैसे निकालते हैं, इनमें बहुत सब सॉलिड स्टेट में पढ़ना है. चाहो तो याद कर सकते हो, NaCl का जैसे याद कर सकते हो, क्यूबिक होता है. ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल. ये बहुत फ्रीक्वेंटली कोई आ भी जाए ना, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ग्रेफाइट का कैसा होता है, हेक्सागोनल, ये याद कर सकते हो. ठीक है. रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक होता है, तो फेमस एग्जांपल है K2Cr2O7. CuSO4 डॉट 5H2 कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक होता है. अब इसके अलग अलग प्रॉपर्टी, ट्राइक्लिनिक का मतलब क्या है ये अभी हम नहीं समझेंगे. ठीक है. बस इतना मतलब जान लो. हालांकि समझना हो तो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आएगा फिर. डिफरेंट प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ये 4 प्रोसेस हैं, सब बहुत सिंपल है, आप इसको खुद पढ़ सकते हो. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, when solid gets crystallized from its respective hot concentrated aqueous solution. ठीक है. aqueous solution किसे कहते हैं, एक ऐसा solution जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो. a certain fixed number of water molecules also get attached to solid crystal to form unit cells of the crystal. ठीक है. तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहने का मतलब और कुछ नहीं, जब कोई कंपाउंड क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उसमें क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं उसमें. ठीक है. अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच कंबाइन विद ए क्रिस्टल and are necessary for the maintenance of crystalline properties but capable of being lost either at normal temperature or at high temperature is called water of crystallization. तो कोई भी क्रिस्टल जब बनता है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं और उस जो कंपाउंड है उसके क्रिस्टलाइन नेचर को बरकरार रखने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स जरूरी होते हैं. तो और प्लस में कोई भी नॉर्मल टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे वो वाटर मॉलिक्यूल्स लूज भी कर सकता है, तो उसे वाटर क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्रीन वेट्रियो FeSO4.7H2, ब्लू वेट्रियो CuSO4.5H2, वाशिंग सोडा Na2CO3.10H2. अब ये सवाल हो सकता है कि FeSO4 के साथ 7H2O ही क्यों जुड़ा, मतलब 4H2O भी हो सकता था, है ना. CuSO4 के साथ 5H2O क्यों, 7 भी तो हो सकता था. तो ये सवाल थोड़ा अच्छा है. ठीक है. अब कोशिश करना मैडम से पूछने के लिए अपने क्लास में, देखते हैं क्या वो बताती है. ठीक है. मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में कि CuSO4 का कलर क्या होता है, ब्लू होता है. ठीक है. CuSO4.5H2 का कलर ब्लू होता है, लेकिन जब इसको हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं और तब ये केवल CuSO4 हो जाता है और उस समय ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है. ये भी बताया था कि जब ये CuSO4.5H2 होता है यानी वाटर के साथ जुड़ा होता है तब ये ब्लू कलर क्यों देता है. मैंने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया था कि ये डी ऑर्बिटल है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हाई हो जाता है, कुछ का लो हो जाता है. तो हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जितना होता है माइनस लो एनर्जी का इलेक्ट्रॉन्स, तो जो एनर्जी आता है यानी डिफरेंस इन एनर्जी जितना होता है वो जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होता है और जिस लाइट के वेवलेंथ की एनर्जी के बराबर होता है उसी कलर आता है. तो ये क्या होता है, CuSO4.5H2 ये रेडियस कलर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और ब्लू कलर को क्या करता है, एमिट करता है, इसलिए ब्लू कलर का होता है. पिछले क्लास में जाकर देख सकते हो, आई बटन पर मैंने दिया होगा, प्लेलिस्ट पे दिया होगा. ठीक है. अब आते हैं हाइड्रेटेड एनी हाइड्रेट सॉल्ट पे. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और कुछ नहीं बल्कि the salt which contain water of crystallization are called hydrated salts. ठीक है. The salt which contain water of, जैसे कि CuSO4.5H2 ये क्या है, हमारा हाइड्रेटेड सॉल्ट है. लेकिन अगर इसमें से मैंने वाटर को हटा दिया, कैसे हटाऊंगा, ज्यादा टेम्परेचर कर दूंगा. ठीक है. यानी कि जब भी हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड मतलब हाइड्रेटेड का मतलब ही होता है वाटर. ठीक है. उसमें वाटर है, तो जब भी इसका वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दूंगा .5H2O सॉरी,
तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, एनहाइड्रस सॉल्ट। फॉर एग्जांपल इतना CuSO4.5H2 is blue in color, it changes to white color due to loss of water molecules on heating, तो एनहाइड्रस सॉल्ट हो जाएगा ये चीज। एनहाइड्रस का मतलब डिफिशियंसी इन वाटर, उसमें वाटर नहीं है। इफ्लोरोसेंस एंड डेलिक्वेंस, अब इसी से समझना कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं ना, वे क्या करते हैं, उनके हाइड्रेटेड क्रिस्टल का जो वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस में आता है, ठीक है, there are some hydrated crystal which lose some of water of crystal, which lose some of water of crystal or all the water of crystal on exposure to air at normal temperature। कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जिनका वाटर, जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, उस वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं जब वे एयर एयर के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। इस फेनोमेना को इफ्लोरोसेंस कहते हैं। और वो हाइड्रेटेड क्रिस्टल जिसने इस वाटर को लूज किया उसको इफ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहते हैं। तो जब भी आज के बाद इफ्लोरोसेंस का जिक्र आएगा तो आप ये समझोगे ना कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, और जब उसे एयर के प्रेजेंस में लाया गया नॉर्मल टेम्परेचर के साथ, तो वो अपने हाइड्रेटेड वाटर को लूज कर दिया। जैसे मान लो कि अगर CuSO4.5H2O, ये इफ्लोरोसेंस तो नहीं है, क्योंकि इसे हीट करने पर, ध्यान देना, CuSO4.5H2O ये क्या इफ्लोरेसेंस है? नहीं है। इफ्लोरेसेंस सब्सटेंस है, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसे एयर के प्रेजेंस में लाया जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तब ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज नहीं करता है, बल्कि हीट करने पर लूज करता है, इसलिए ये इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस नहीं है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कुछ इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस के एग्जांपल, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, जरूर लिखना। और इफ्लोरस सब्सटेंस जब वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं तो अपने क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को भी लूज कर देते हैं, और वे पाउडरी मास बन जाते हैं, पाउडर की तरह बन जाते हैं, ठीक है। देखो दिया भी हुआ है, ग्लोबुलर सॉल्ट, वाशिंग सोडा, ये सभी अपने क्या करते हैं, अपने क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, क्योंकि जब भी एयर के प्रेजेंस में आते हैं तो अपने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, ना कि हीट करने पर, केवल बस एयर के एक्सपोजर में आने पर, रखने पर। तो ये बहुत डिफरेंस है, ओके। और डेलिक्विन्स क्या कहते हैं कि कुछ सॉल्ट होते हैं वे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ सॉल्ट, मैंने क्या कहा कि वे अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स, तो उनको क्या कहते हैं, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो एयर के एक्सपोजर में रखने पर नॉर्मल टेम्परेचर पे मॉइस्चर को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, उल्टा। तो ऐसे सब्सटेंस को डेलिक्विसेंट सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। These salts may or may not contain water precursor। तो इसका एग्जांपल MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, ठीक है। तो आया समझ में इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस और डेलिक्विसेंट सब्सटेंस में अंतर। एक जो है इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, वे अपने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और पाउडरी मास बन जाता है। और दूसरा क्या है कि डेलिक्विसेंट सब्सटेंस ये क्या करता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है जब ये एक्सपोजर में आता है, और दोनों कब, नॉर्मल टेम्परेचर पे। ये नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस एंड डेसिकेटिंग एजेंट्स, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, देयर आर सर्टेन सब्सटेंस व्हिच ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर विदाउट चेंजिंग देयर फिजिकल स्टेट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एयर, अब देखो डेलिक्विसेंट जो सब्सटेंस था उसमें क्या था, एयर का मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर रहा था, तो उनका स्टेट चेंज हो रहा था कि नहीं हो रहा था। वे अगर पाउडरी थे तो उसके बाद वे क्रिस्टलाइन बन गए, ठीक है। एंड अल्टीमेटली डिजॉल्व फॉर एक्वासेशन। देखो सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स ऑब्जर्व मॉइस्चर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड अल्टीमेटली डिसॉल्व इनटू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो ये यहाँ तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, लेकिन जो सब्सटेंस मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने पर भी जिसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रहा है उसको हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहते हैं। दे में एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और अंडर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। इसका एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका स्टेट दिया हुआ है सॉलिड और ये लिक्विड में। After absorbing moisture, solid hygroscopic substance remains as solid and liquid substance remains as liquid, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के बारे में आप समझ सकते हो। और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस और डेलिक्विसेंट
सब्सटेंस में क्या अंतर है? तो लिक्विड स्वीट सब्सटेंस जो है वो भी मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में, लेकिन उनका जो स्टेट है मान लो सॉलिड है तो वो एक्वा सॉल्यूशन में हो जाते हैं। लेकिन हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस अगर सॉलिड है और उन्होंने मॉइस्चर को ऑब्जर्व भी किया तो भी वे सॉलिड ही रहते हैं, या फिर अगर वे लिक्विड हैं तो भी वे लिक्विड ही रहते हैं। ये अंतर है डेलिक्विसेंट और हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस में, तो ये अंतर काफी इंपॉर्टेंट है। Unlike deliquescent substance, this hygroscopic substance retain their physical states is solid liquid upon absorption of moisture। यही लाइन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था जस्ट। फिर hygroscopic substance which are removed to used to remove water from surrounding are called desiccating agent। hygroscopic substance, कुछ hygroscopic substance ऐसे हैं जिनका जो हम लोग सराउंडिंग के वाटर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम डेसिकेटिंग एजेंट कहते हैं। और फेमस एग्जांपल क्या है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यानी एनहाइड्रस CaCl2। याद है ना, जब हम लोग फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ एयर कर रहे थे तो वाटर वेपर को वहां से हटाने के लिए, वाटर वेपर को ऑब्जर्व करने के लिए एयर का, हम लोगों ने एनहाइड्रस CaCl2 का यूज किया था, बहुत फेमस है। और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड उस तरह का एग्जाम्पल है, तो डेसिकेटिंग एजेंट का आप एग्जाम्पल याद रख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। डेसिकेटिंग एजेंट क्या होते हैं? वे भी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ही होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर में जब आते हैं, एयर के प्रेजेंस में क्या करते हैं? मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनका फिजिकल स्टेट भी चेंज नहीं होता। सॉलिड तो सॉलिड रहते हैं, अगर लिक्विड है तो लिक्विड रहते हैं। लेकिन फिर ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस डेलिक्विसेंट सब्सटेंस अलग कैसे है? क्योंकि डेलिक्विड सब्सटेंस जब नॉर्मल टेम्परेचर पे एयर के प्रेजेंस में आते हैं तो वे अपना स्टेट चेंज कर लेते हैं। कैसे? मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके। और इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था? मैग्नीशियम क्लोराइड, हाँ, या हाइड्रेटेड क्लोराइड। ठीक है, तो ये चीज आप समझ सकते हो। तो जब भी ऐसा पढ़ाने का मतलब ये है कि आप इन सब टर्म को समझो, ताकि कभी भी ये टर्म आपके लाइफ में कभी भी आए या कहीं भी तो आप उसमें दिक्कत ना हो। देखो वो क्वेश्चन आ गया ना जो मैंने कहा था, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज नॉट कंसिडर्ड एज इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। गिव रीजन। इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या था? ऐसा हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट जो भी कर सकते हो। हाइड्रेटेड सॉल्ट यानी कि उस सॉल्ट में जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है, ठीक है, जैसे CuSO4.5H2O। तो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस किसे कहते थे? जो एयर के प्रेजेंस में मॉइस्चर क्या हो? लूज करता हो, यानी अपने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करता हो। ठीक है, लूज करता हो, जो भी है उसको लूज कर देता हो। तो फिर कॉपर सल्फेट फ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसको हीट करना पड़ता है, तब ये लूज करता है अपने किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है? जुड़े हुए हैं। लेकिन इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही एयर के एक्सपोजर में अपने हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, जबकि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के साथ ऐसा नहीं है। उसको हीट जब करते हैं तब जाके वो अपना हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? लूज करता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉपर सल्फेट एक इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस नहीं है। यही लिखा हुआ होगा ये सॉल्यूशन में, आप इसको पढ़ लेना। तो अब समझ में आया इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, डेलिक्विसेंट सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, डेसिकेटिंग एजेंट्स। ठीक है, अच्छा, इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल हमने खुद देखा था, देख लो किधर गया इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस का एग्जांपल। वाशिंग सोडा था, ग्लोबुलर सोल्ट। अच्छा, ग्लोबुलर सोल्ट का कोई मुझे ग्लोबुलर सोल्ट का फार्मूला बता सकता है कमेंट सेक्शन में? जरूर बताना। ठीक है, ये देख लो, लूजेस ऑल इट्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रेटेड और वाटर्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा, क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन देखा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड देखा, सॉल्युबिलिटी कर्व देखा, उसका यूसेज देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी देखा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड देखा, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन देखा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशन, नॉन एक्व सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद सॉल्वेंट सॉल्यूट के बारे में जाना कि अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट एक ही है तो कैसे पता करेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्यूट एक है? तो जिसका प्रोपोर्शन जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा सॉल्यूशन में वो सॉल्वेंट हो जाएगा। और अगर फिजिकल स्टेट दोनों का अलग अलग है, हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें दो कंपोनेंट हो, सॉल्यूशन में जो कंप्राइजिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स आर। तो अगर फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो उसमें वो स्टेट सॉल्वेंट होगा जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट से मैच करेगा। ओके, और अगर एक ही फिजिकल स्टेट हो दोनों कंपोनेंट का सॉल्यूशन का, तो कैसे पता करेंगे सॉल्वेंट कौन है? तो जो लार्जर प्रोपोर्शन में होगा ये हो गया। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो आई होप कि आगे आप लेवल 1 लेवल 2 के क्वेश्चन बनाते रहो। अगला क्लास हाइड्रोजन पे होगा। हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, ऑकरेंस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका यूजेस देखेंगे, टेस्ट देखेंगे।
जैसा कि हमने ऑक्सीजन के साथ देखा था ऑक्सीजन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी प्लेलिस्ट कई सारे बनाए गए हैं, जाकर उनको वॉच करो। और ये बहुत जरूरी है ये सब जानना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।